रफ़ी साहब ऐसे सूरज हैं जिनकी रोशनी बहुत सारे न्यू कमर्स पे गिरती है, सिंगर्स पे गिरती हैं, फिर उस रोशनी से, उस आशीर्वाद से वो अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ तेरा वादा। अब ये गाना मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई था, जब तक ये गाना कोई उसको गा के नहीं सुनाता तब तक वो सोता नहीं था। ऐसा दुआ दे दीजिए, बंगाली हूँ मैं, मेरी हिंदी कम से कम आप जैसे हो जाए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं और बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है बाबुल सुप्रियो साहब, जिनको आप सब जानते हैं, उनकी आवाज़ के आप सब दीवाने हैं। सबसे पहले बाबुल सुप्रियो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। आप हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ और इतना वक्त आपने हमें दिया। बहुत सॉफ्ट आवाज़ है बाबुल साहब की। हम सब जानते हैं कि जितने भी एल्बम्स लॉन्च किए हैं, गाने गाए हैं, वो सुकून देते हैं, सुकून बख्शते हैं। तो इसका राज क्या है? क्या आप शुरू से ही बहुत ऐसे सॉफ्टनेस जो थी आवाज़ में वो थी, या ऐसा नहीं? जैसे जैसे आपको गाने मिलते हैं, जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर या मौके की नज़ाकत जो होती है, पिक्चर में जिस तरीके का सिचुएशन हो उस हिसाब से गाना पड़ता है। अब कहो ना पैर है बोलिए, हटा सावन की घटा बोलिए, मैंने कोई जादू नहीं किया, तेरा जादू चल गया, वो सब बुलंद आवाज़ में है। और रोमांटिक गानों की जहाँ तक बात आती है, भले वो सोचता हूँ उसका दिल हो, या सांसों को सांसों में ढलने दो ज़रा हम तुम हो, या चोरी चोरी चुपके चुपके हो, परी परी हो, तो इन सब गानों में सॉफ्ट सिंगिंग की ज़रूरत थी। तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो पिक्चर के डायरेक्टर जो है, वो आपको फिल्म में किस सिचुएशन में आपके गाने जो है वो आ रहे हैं, आपका गाना आ रहा है, तो वो आपको वो समझाते हैं और उसी सिचुएशन के साथ मैच करके आपको अपनी आवाज़ को उसी सिचुएशन में आपको ढालना होता है। बात करें अगर रफ़ी साहब की, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी एक से एक हिट गाने गाए हैं, उनको भी वर्सेटाइल सिंगर कहा जाता था। तो क्या कभी ऐसा हुआ रफ़ी साहब को आपने सुना हो और रफ़ी साहब की कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो? ये जो चांद है, चांद के ऊपर इतने गाने हैं, चांद हम जब देखते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, रोमांस हमारे दिल में आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन चांद की जो रोशनी है, वो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है। सूरज की किरणें जो है चांद पे गिरती है, वो शाइन होके चांद की रोशनी हमें मिलती है। वो एक्चुअली सूरज की किरणें, चांद की खुद की लाइट नहीं है। तो रफ़ी साहब ऐसे सूरज हैं जिनकी रोशनी बहुत सारे न्यू कमर्स पे गिरती है, सिंगर्स पे गिरती हैं, फिर उस रोशनी से, उस आशीर्वाद से वो अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो उनके बारे में जितना मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए। रफ़ी साहब ऐसे, आप रेडियो आप चलाएं तो रेडियो में बचपन से भी हम जब गाने सुनते थे तो किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, लता जी, आशा जी, यही तो गाने बजते थे। और बाद में ऐसा हुआ कि आपके पास चॉइस आ गया कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आपके पास जब कैसेट्स आने लगे, फिर LP रिकॉर्ड्स आने लगे, तो फिर आप पर्टिकुलर एक सिंगर का गाना आप चाहें तो एक के बाद एक 10 गाने आप सुन सकते थे। लेकिन जब गाना सुनना तो लोगों ने रेडियो से ही शुरू किया ना, तो रेडियो में तो ऐसे चॉइस नहीं हुआ करता था। तो आप जब रेडियो खोल लें तो वही गाने आप सुनते थे जो उस वक़्त के हिट गाने होते थे। और रफ़ी साहब के तो माशाल्लाह ऐसे गाने हैं कि मतलब एक किशोर जी का गाना बजा, एक रफ़ी साहब का गाना बजा, एक मुकेश जी का गाना बजा, तो एक माहौल रूम के अंदर जो है माहौल ही बन जाता था। और मुझे याद है कि हम जब बैंडल में रहते थे बचपन में, गंगा किनारे हमारा घर था, तो 10:30 बजे के बाद रात को डैडी रेडियो में ना एक पर्टिकुलर स्टेशन पकड़ते थे जिसमें ऐसे एक के बाद एक गाने जो है नॉन स्टॉप बजता था। तो रफ़ी साहब के मतलब कितने गाने हैं। क्या हुआ तेरा वादा। अब ये गाना मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई था, जब तक ये गाना कोई उसको गा के नहीं सुनाता तब तक वो सोता नहीं था। तो ये उसके लिए लुलाबाई था कि उसको ये सुनाना ही पड़ता था। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
तो ये जो नज़ाकत जो है ये आसानी से नहीं आ सकती है। तो अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, आप देखिए सुन ही रहे, जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आ रही होगी। तो ये कोई आसानी से आवाज़ से नहीं निकलती है। जब अब इन गानों को आप बहुत बार सुने और उसको गाने के लिए सही रियाज़ आप करें तो ही जाके आप इन गानों को गा सकते हैं। बाबुल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स हिंदी सिनेमा को मिले हैं या इंडस्ट्री को मिले हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो कभी कोई, जैसे मन्ना डे साहब या केसी डे साहब, तो कभी कोई आपके लिए इंस्पिरेशन बन के सामने आए या आपने कभी किसी को फॉलो किया? नहीं, ये बंगाल का एक ये राज है कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा खाना है, ऐसी कौन सी हवा की खुशबू है कि जो आवाज़ की जो मिठास है वो बंगालियों में काफ़ी मशहूर है। और आप देखिए, जिन लोगों को आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, जो लोग आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, मन्ना डे साहब हो, हेमंत कुमार जी हो, बाद में आप देखें तो शानू दा हो, अभिजीत दा हो, मैं, शान, श्रेया घोषाल, अलका जी भी बंगाल में ही बड़ी हुई है, किशोर कुमार साहब तो हैं ही हमारे। ऐसे कोई बंगाली सिंगर रहे नहीं होंगे जिनकी आवाज़ की खूबसूरती पे लोग अलग से चर्चा ना करें। मेरे दादाजी एनसी बराल साहब बचपन में मुझे जो है उन्होंने मुझे गाना सिखाने का काम, मतलब मुहिम उन्होंने, चैलेंज उन्होंने ले लिया था। 4.5-5 साल की उम्र से मैं गाने सीख रहा हूँ। लेकिन किशोर कुमार साहब के जो फ्री सिंगिंग था, जो उनकी एकदम बुलंद आवाज़ और एकदम खुले आवाज़ में गाते थे, उससे मुझे बहुत प्यार था। गाते गाते क्या होता है कि उनकी गायकी जो है, उसकी एक छवि जो है आपकी आवाज़ में वो झलकती है। तो जो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं उनके सिंगिंग में, गायकी में वो झलकती है। और मन्ना डे साहब की जो गले की जो गायकी थी, उनके जो इंडियन क्लासिकल में उनकी जो पकड़ थी, ये सारी चीज़ें जो है आपको काफ़ी लुभाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बंगाल के होने के नाते इन लोगों की ना ही सिर्फ हिंदी गाने, बल्कि जो सैकड़ों हज़ारों सुपर डुपर हिट बांग्ला गाने इन्होंने गाए हैं, सलील दा के लिए, सुदीन दासगुप्ता के लिए, नचिकेता घोष के लिए, इन गानों को भी मैं सीख पाया और इनको समझ पाया और उनको गा पाया। एक और आप ही की सरजमी के रहे हैं सिंगर हेमंत कुमार साहब, उनका जिक्र हुआ था। हेमंत कुमार साहब की आवाज़ बिल्कुल अलग थी, उनकी भी बहुत सॉफ्ट वॉइस थी और सुनने को बार बार दिल करता था उनके गाने। चाहे उनका म्यूज़िक सुन लीजिए, बंगाली फिल्म्स में इतना म्यूज़िक कंपोज किया है उन्होंने, गाने गाए हैं, या हिंदी फिल्मों में अगर फिल्में बनाने की भी बात करें तो एक से एक फिल्म बनाई है, गाने भी बहुत हिट गाए हैं, और शुरुआती दौर में देवानंद साहब की आवाज़ भी रहे हैं। तो हेमंत कुमार साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? हेमंत कुमार जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। देखिए, हेमंत कुमार जी को हम बतौर सिंगर जो है, ज़्यादातर सिंगर के तौर पे हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, मन्ना डे खुद हैं, जो समझते थे कि जितने बड़े सिंगर थे हेमंत कुमार जी, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो। बहुत बेहतरीन सब गाने उन्होंने, हिंदी में तो है ही, बांग्ला में भी सुपर डुपर हिट सब गाने, धुन उन्होंने बनाया है। और आशा दीदी का जो बड़ा बेटा है, उनका नाम हेमंत है। और आशा दीदी ने ये बात हमें बताई थी कि इतना ज़्यादा प्यार था उनको हेमंत दादा की आवाज़ की क्वालिटी, जो वॉइस की जो क्वालिटी है उससे इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम हेमंत रखा। तो आप सोचिए, जिस आवाज़ से आशा भोसले जी को इतना प्यार हो कि अपने बेटे का नाम, वो बड़ा बेटा, पहला बेटा का नाम उसी नाम से रख दे, तो कितना एक बड़ी बात है। और देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी नॉन स्मोकर हूँ, नॉन अल्कोहल, मैं कम्प्लीटली टी टोटलर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंगरों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो भी है स्मोकिंग, इट डेफिनेटली, आप सिंगर हों या ना हो, आपकी आवाज़ को, आपके फेफड़े को, आपके लंग्स को डेफिनेटली हर्ट करता है। ये तो साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन देखिए, अजीब सी बात है, जिन दो सिंगरों को हम आवाज़ की क्वालिटी के लिए जानते हैं कि इनकी आवाज़ जो है, आवाज़ की खूबसूरती के लिए दो लोग बहुत ज़्यादा जिन्हें हम प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वो दोनों लोग चेन स्मोकर्स थे। एक हेमंत दादा, दूसरा तलत सब तो है ही, दूसरा जगजीत सिंह जी।
अच्छा। दोनों चेन स्मोकर्स थे। तो ये एक बड़ा एक अजीब फैलसी है, अजीब एक मतलब क्या कहूँ, एक मतलब एक इट्स अ मिस्ट्री कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जिन दो सिंगरों की आप कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी आवाज़ में जो एक स्मोकी रोमांस था वो उस स्मोक की वजह से आया है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस। ये तो हमें भी नहीं पता था ये बात। ये बड़ा तलत महमूद साहब देखिए, वो आवाज़ की क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, आवाज़ की में जो सादगी थी, चेन स्मोकर। मुकेश जी आवाज़ की क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, चेन स्मोकर।